बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वो हमने पीछे डेटा रेंगलिंग के 3 फेजेस पढ़े थे। 3 फेजेस थ्योरेटिकली तो हमने पढ़ लिए, थोड़ा-सा मैंने आपको बता दिया कि हम किस फेज़ में कौन से फंक्शन यूज़ करते हैं, कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं और वो ट्रेनिंग डेटा सेट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके की क्लीनिंग परफॉर्म होनी है, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह परफॉर्म होनी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और पांडा लाइब्रेरी और नंपाई लाइब्रेरी को थोड़ा-सा डिटेल में देखें, उससे पहले मैं यहाँ पर क्विकली आपसे एक एग्जांपल शेयर कर रही हूँ। छोटी सी एग्जांपल है जिसके अंदर आपको डेटा क्रिएशन या कलेक्शन और उसके बाद उसकी असेसमेंट, फिर उसके बाद मिसिंग वैल्यूज़ को डील करना, उसकी और उसके बाद उसके ऊपर अगर हमें कोई फ़िल्टर्स वगैरह कुछ अप्लाई करने हैं तो हम उसको देख सकते हैं। तो जो हमने पीछे 3 फेजेस क्लियर किए थे, डेटा गैदरिंग, सेकंड असेसमेंट था और थर्ड था क्लीनिंग का। तो हम इसी 3 फेजेस को इस एग्जांपल कोड में कवर करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये इस पर काम करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इट्स वेरी ईजी टू लर्न। आप बहुत आसानी के साथ इसको सीख सकते हैं और इससे आपको एक एटलीस्ट मोटिवेशन मिलेगी कि ये काम तो बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। तो आप में फिर वो मोटिवेशन आएगी कि आप आगे और सीखें। आगे जो अब हम पाइथन, पांडा की और नंपाई की लाइब्रेरी पढ़ेंगे और फिर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस तक पहुंचेंगे, तो आप देखेंगे कि आप बहुत आसानी के साथ इन चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। डेटा साइंस में हम ज़्यादातर काम नोटबुक्स में कर रहे होते हैं, जुपिटर नोटबुक में। और जब डिप्लॉयमेंट का वक्त आता है, जब मैनेजमेंट उसको प्रूव कर देती है रिजल्ट्स वगैरह या स्टेक होल्डर्स, तो फिर हम उसके स्क्रिप्ट्स प्रिपेयर करके हम उसको डिप्लॉय करते हैं। तो आप लोगों ने एनाकोंडा इंस्टॉल किया होगा। स्टार्ट मेन्यू से जाकर आप एनाकोंडा को ओपन कर लें। आपके पास जो है वो ये वाली स्क्रीन आएगी। आपने सिंपल यहाँ से जाके न्यू पर जाना है और पाइथन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नोटबुक ओपन हो जाएगी। मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूँगी। उम्मीद है कि आपको नोटबुक का आइडिया है और ये जो मेन्यू बार हैं ये क्या रिप्रेजेंट करें, इन सब का आपको आइडिया होगा, वरना एटलीस्ट इमेजेस से देख कर ही अंदाज़ा हो जाता है। बाकी आप लोग खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि बाय नेचर यू आर क्यूरियस, तो आप खुद भी इस टूल को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ये इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट ये सेल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके शॉर्ट कीज वगैरह, तो ये चीज़ें आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर खाली इसका टाइटल दे देती हूँ, और उसके बाद मार्कडाउन, डेटा कलेक्शन एंड रेंगलिंग। ये हम एक सिंपल एग्जांपल करेंगे, इसको कह रही हूँ एग्जांपल। अच्छा, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले अभी के लिए ये करती हूँ कि न्यू सेल्स मैंने क्रिएट कर दिए शॉर्ट कीज को यूज़ करते हुए। अगेन इसको मार्क डाउन करके जो हम फेजेस वाइज चल रहे हैं, मैं खाली भी उसकी एक दफ़ा कर देना चाह रही हूँ। पहले आ जाएगा डेटा कलेक्शन, फिर आप कह लें इसको क्रिएशन, फिर नीचे कहीं जाकर हमारे पास आ जाएगा मार्कडाउन। सेकेंड था हमारा फेज असेसमेंट का। मार्कडाउन थर्ड था क्लीनिंग। अच्छा, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं हम पांडा की लाइब्रेरी को, एसपीडी। बाद में यहाँ पे एक और लाइब्रेरी भी ऐड करेंगे, लेकिन जब वो हम पहुँचेंगे क्लीनिंग के फेज पर। अच्छा, सबसे पहले हमेशा होता यही है कि फर्स्ट चीज़ हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर रहे होते हैं, और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप हमेशा कमेंट करें अपने कोड को।
ये आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप जब अपने कोर्स बना के पब्लिश करेंगे गिटहब के ऊपर या कैगल के ऊपर, तो अगले बंदे को समझने में आसानी रहती है। तो जब मैनेजर्स वगैरह, रिव्यूअर्स, कोड रिव्यूअर्स जब उसको देखते हैं, दे नो कि आपको मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं और आपका कोड जो वो ईजी टू रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी जो कि यहाँ पर कंसिडर की जाती है और इसी के बेस के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है। अच्छा, यहाँ पर मैं अभी कर ये रही हूँ कि मैं एक डमी डेटा क्रिएट करूँ। अभी चूँकि हमने पढ़ा नहीं है कि हम कैसे कलेक्ट करते हैं फाइल्स वगैरह में से डेटा, तो अभी मैं एक डमी लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ जो हम एक दफ़ा वो उधर पढ़ भी चुके हैं पाइथन के अंदर, पाइथन कोर्स के अंदर। अभी मैं सबसे पहले ये लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ, जेंडर और मार्क्स कर देते हैं इसको। अच्छा, अभी ये मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है जिसको आप कह रहे हैं ये कॉलम नेम्स है। अब मैं लिस्ट के अंदर लिस्ट प्रिपेयर कर लेती हूँ ताकि मेरा डेटा फ्रेम क्रिएट हो सके। ये फिर उस सूरत में जब मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करूँगी तो ये नेम, जेंडर, एज, मार्क्स जो है ये कॉलम नेम बन जाएंगे और फिर उसके अंदर उसका डेटा आ जाएगा। लेट्स से यहाँ पर हम कहते हैं अकबर अली। मैं पहले इस तरह से एम्पैथी स्ट्रिंग्स क्रिएट कर लेती हूँ 5, ठीक है। एल्सा, जॉन, टॉम, कुछ भी नाम रख लेते हैं अभी, और कैटी। तो 4, 5, 6 ताकत में चलते हैं। तो एक और नाम भी हम यहाँ पर रख लेते हैं, हुदा। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पर मेरे 7 एलिमेंट्स हैं, आई नीड टू मेक श्योर कि यहाँ पर भी 7 ही एलिमेंट्स हो, क्योंकि ये जो मेरा डेटा सेट है ये प्रिपेयर हो जाएगा लिस्ट इनसाइड लिस्ट जिसके अंदर 7 एलिमेंट्स है, तो ये हमारा एग्जैक्टली डेटा फ्रेम प्रिपेयर हो जाएगा। एज हम रैंडमली रख लेते हैं 13। अब न्यूमेरिक है तो हमें इसको कैरेक्टर्स में लिखने की जरूरत नहीं है। 14, 14, 18, 19, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अच्छा, जेंडर आ गया। अभी हम मेल रख रहे हैं, इट इज ऑल्सो मेल। Elsa is a female. John, male. Tom, male. कैटी जो है वो हमारी फीमेल हो गई, फीमेल कहते हैं, और हुदा भी हमारी होगी फीमेल। तो 4, 5, 6, 7 हो गए। अच्छा, यहाँ पर अब मार्क्स हैं, तो लेट्स से हम यहाँ पर करते हैं 90 उनके किसी सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, 76, 59। हम बीच में हम कुछ एनएस भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हम एनएस को कैसे डील करते हैं। 89, 3, 4, 5, 6 मैंने भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब इनके हमें मार्क्स नहीं पता। अच्छा, ये एनए मैंने इसलिए यहाँ पर ऐसे इंट्रोड्यूस करवाए हैं क्योंकि बगैर आप इसके करेंगे ना सिंगल कोट के, तो ये आपको एरर देगा। अभी के लिए हम इसको स्ट्रिंग के तौर पर ही रीड कर रहे हैं। ये डेटा मेरा प्रिपेयर हो गया है। अब मैं जो हूँ सबसे पहले मैं कमेंट ऐड करती हूँ कि कन्वर्ट इनटू डेटा फ्रेम। मुझे इसको कन्वर्ट करना है। अच्छा, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने का तरीका है हम जो भी वेरिएबल रख लें उसका नाम। अब डेटा फ्रेम जो है कन्वर्जन का फार्मूला आता है ये पांडा की लाइब्रेरी से, तो इसलिए पीडी का हम एलियस यूज कर रहे हैं। यहाँ पर डेटा फ्रेम आएगा और इसके अंदर आ गया डेटा, और अगर हमने डिस्प्ले कराना है तो डीएफ यहाँ पर लिखती हूँ, कन्वर्ट हो गया और ये हमारा डेटा भी यहाँ पर प्रिपेयर हो गया। तो ये हमारा बिल्कुल फर्स्ट फेज इसका कवर हो गया। अब
नेक्स्ट टाइम जब हम इंशाल्लाह पढ़ाई की लाइब्रेरीज को स्टडी करेंगे आगे, तो आप वहाँ पर पढ़ेंगे डिफरेंट फाइल से डेटा को रीड करना। तो उसके अंदर भी जब डेटा रीड करेंगे तो एन की वैल्यूज़ जो है ऐसा स्ट्रिंग रीड हो रही होंगी। आप कुछ पैरामीटर्स वगैरह सेट कर सकते हैं कॉल के दौरान, जब आपने लाइब्रेरी कॉल की है और उसको लोड कर रहे हैं फाइल को, तो उसमें ये एन वैल्यू कुछ डील हो जाती हैं। आप ऑफसेट भी सेट कर सकते हैं कि डेटा को रीड कौन सी लाइन से करना है वगैरह वगैरह, तो वो तब हम देखते हैं। तो यहाँ पर अभी ये एक मैंने डमी डेटा क्रिएट किया था लिस्ट का, और फिर मैंने उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया और ये मेरे पास डेटा प्रिपेयर होकर आ गया। अब जो असेसमेंट के लिए हमने फंक्शंस पढ़े थे, हम उसको यहाँ पर देख सकते हैं। df.info सबसे पहले हम इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपको बता रहा है कि इसमें टोटल 4 कॉलम है, कॉलम के नाम ये हैं, नॉन नल काउंट्स कितने हैं। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं 7 नॉन नल्स हैं, क्योंकि एनएवी अभी स्ट्रिंग कंसीडर हो रहे हैं। और यहाँ पर वो डी टाइप बता रहे हैं कि इनकी ऑब्जेक्ट टाइप क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो है एज ये इंट कंसीडर की हुई है इसने, जैसे कि ये सारे इंटीजर थे, लेकिन मार्क्स जो इंटीजर थे उसको ऑब्जेक्ट लिया है, क्योंकि इसके अंदर हमारे एन वैल्यूज ऐसा करेक्टर आ रहे थे। तो ये कंफ्यूज है कि मार्क्स जो है वो इंटीजर है या करेक्टर्स है, तो इसलिए उसको क्लियर नहीं, तो इसने उसको एज एन ऑब्जेक्ट पिक किया। अच्छा, अब यहाँ पर ये खाली समरी बता रहा है कि ये एक कॉलम जो है हमारा वो इंट 64 टाइप का है और बाकी 3 जो है ऑब्जेक्ट टाइप के हैं। नीचे ये मेमोरी यूजर्स बता रहे हैं कि इतने बाइट्स का ये डेटा क्रिएट हुआ है। और यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर ये भी बता रहा है कि रेंज इंडेक्स क्या है, 7 इंट्रीज है बीच में 0 to 6 के साथ, और टोटल कॉलम्स 4 है। तो ये आपको ब्रीफली ओवरऑल आइडिया दे देता है। अच्छा, ये जो डी टाइप है, हम अक्सर डेटा फ्रेम के अंदर हम इन्फो नहीं यूज़ करते, मोस्टली जब हमारे पास बड़ा डेटा सेट आ रहा हो तो हम सिंपल डी टाइप को भी यूज़ कर सकते हैं, डेटा फ्रेम डॉट डी टाइप। तो ये हमें एग्जैक्टली सिर्फ ये बता देता है कि कौन से कॉलम है और उसके ऑब्जेक्ट टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, बस इसके अलावा नहीं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा डिटेल जाननी है तो वो आप यहाँ से जान सकते हैं। अच्छा, हम स्लाइड्स में पीछे जा रहे हैं। असेसमेंट के अंदर, अच्छा ठीक है, अच्छा हमने ये भी देखा था, हम हेड टेल और सैंपल के मेथड को भी यूज कर सकते हैं। यहीं पर अगर हम देखें डॉट हेड क्या कहते हैं, वो सिर्फ टॉप 5 रिकॉर्ड्स आपको दिखा देते हैं। आपके 7 थे तो उसने भी सिर्फ ये 0 से लेके 5 तक दिखाया। अगर मैं खाली इसको रिमूव करके डीएफ करूँ तो वो आपको 0 to 6 सारे इंडेक्स दिखा रहे हैं, तमाम डेटा दिखा रहा है। अगर आपका डेटा सेट बड़ा होकर अगर आप उसको यहाँ पर रेंडर करते हैं तो वो टाइम तो लेगा, लेकिन यहाँ पर ये इसकी एक बार क्रिएट कर देगा, तो आपके उस स्क्रॉल बार के अंदर सारा डेटा आ रहा होगा, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया कि जब आपका डेटा सेट बड़ा हो और उसको आप यहाँ पर प्रिंट कराएं, क्योंकि प्रिंट ऑपरेशन इज़ कॉस्टली। अच्छा, हेड की बात होगी, टेल की बात देख लेते हैं, टेल का फंक्शन। अच्छा, ये आ गया हमारा टेल का फंक्शन, और हम इसके अंदर ये भी देख सकते हैं मुझे आखिरी के कितने देखने हैं। यहाँ पे 5 आ रहे हैं, लेट्स से मैं 2 लिख देती हूँ तो ये मुझे 2 दिखाएगा, बिल्कुल आखिरी के 2। 1 है तो सिर्फ हम लास्ट का 1 देख सकते हैं। तो हम ये काउंटर भी देख सकते हैं, सेम हेड के अंदर भी है। सैंपल जो है सैंपल 3, तो वो उसको वो कर रहा है आपके लिए रेंडमली इसमें पिक कर रहे हैं। देख लें 0 4 5, दोबारा अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो 3 6 0 इसने पिक किया है। तो सैंपल जो है वो रेंडमली बीच में से सैंपल पिक कर रहे हैं। जब हम मॉडल बिल्डिंग के ऊपर आते हैं तो हम इसी के सैंपल पिक करके उसके ऊपर मॉडल ट्रेन करते हैं, और दूसरा जो रिकॉर्ड इसमें नहीं है वो हम टेस्ट डेटा सेट में वो डाल देते हैं। तो ये सिंपल सैंपल का हो गया। अच्छा, क्लीनिंग। अच्छा, क्लीनिंग से पहले हमें ये तो पता है कि एनए मौजूद है, लेकिन उसको हमें अब कन्वर्ट करना है, क्योंकि वो अभी ऐसा ऑब्जेक्ट ऐसा स्ट्रिंग वो कंसीडर हो रहा है। उसके तरीक़ेकार क्या होगा कि यहाँ पर सबसे पहले ना मैं रिप्लेस करी उन एन वैल्यूज़ को उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। पर्टिकुलर कॉलम भी हो सकता है, और ओवरऑल डेटा फ्रेम के अंदर अगर एनएस है और वो सबके सब ऐसा स्ट्रिंग है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अभी मैं ये कह रही हूँ कि मैं इसको न्यू डीएफ के नाम से सेव कर रही हूँ, ताकि मैं आपको फिर बाद में इंफॉर्मेशन दिखा सकूँ दोनों की। हम रिप्लेस का फंक्शन यूज कर रहे हैं, बहुत सिंपल है, जो काम करना है ना उसी नाम का फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर
अच्छा, अब यहाँ पर हमें एक फंक्शन कॉल जो मुझे करना है वो numpy से आएगा, क्योंकि numpy क्या जो NaN का फंक्शन है हम उसको यहाँ पर यूज करते हुए इसकी कन्वर्जन करेंगे। तो मैं अब वापस ऊपर जा रही हूँ, यहाँ पर लाइब्रेरीज कॉल कर रहे थे, इम्पोर्ट और मैं यहाँ पर numpy को ऐड करूंगी। यहाँ पर अब np का एलियस था और यहाँ पर मैं NaN का फंक्शन यूज कर रही हूँ कि वो इसको इससे रिप्लेस कर दे। ये रिप्लेस हो गया। अगर अब मैं आपको न्यू df.info करके दिखा दूँ, अब यहाँ पर ये देखें फॉर नॉन नल, ठीक है। इन्फो यहाँ पर हमारे पास ऊपर था जिसमें कह रहा था 7 नॉन नल से हमारे टोटल 7 रिकॉर्ड्स थे। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि 4 नॉन नल काउंट है, बाकी जो 3 है वो इसमें नल वैल्यूज हैं। तो अब हम आगे जाकर नल वैल्यूज के साथ डीलिंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारा ये वाला भी काइंड ऑफ डन हो गया, ये असेसमेंट करने का कि ये इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, कितनी नल वैल्यूज हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, सब चीज़ें। तो यहाँ से वो निकल गई। अच्छा, अब देखें जैसे हमने इसको NaN के अंदर कन्वर्ट किया, अब पाइथन ने खुद से जज कर लिया और उसने उसको एक फ्लोट 64 की वैल्यू असाइन कर दी, क्योंकि नल वैल्यूज को नल में कन्वर्ट कर दिया हमने, तो बाकी उसको इंट उठाना चाहिए था, उसने अभी इसको फ्लोट में कन्वर्ट किया। आप फ्लोट की जगह इसको इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं कन्वर्जन के फंक्शन अप्लाई करते हुए। pd.to न्यूमेरिक करेंगे तो उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं थर्ड फेज के अंदर जो है यहाँ पर मैं करती हूँ डीलिंग विद मिसिंग वैल्यूज। अब ये मिसिंग वैल्यूज है, हमने इसको डील करना है, तो ये मैं इसको क्लीनिंग का हिस्सा बना रही हूँ। जैसे मैंने बताया डेटा सेट के ऊपर डिपेंड करता है कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन आपने अप्लाई करनी है, वो वहां से आता है। अच्छा, अब यहाँ पर करते हैं हम ये कि मार्क्स के अंदर हम एवरेज निकाल कर जो नल वैल्यूज हैं हम उसके अंदर उसको असाइन कर देते हैं। बहुत से तरीके हैं, लेकिन अभी लेट्स से हम बिल्कुल बेसिक्स के साथ चलते हैं। कंप्यूट एवरेज, मैं एक सिंपल फंक्शन लिखने वाली हूँ, सी एवरेज इक्वल्स टू 0। मैं यहाँ पर कोड लिखकर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन रही है, तो मैं कोड लिखकर फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर किया ये कि फॉर का एक मैंने लूप लगा दिया मार्क्स के कॉलम के ऊपर, और वहां से ये एलिमेंट को पिक करके ला रहा है, और हर एक के अंदर वो जाके देख रहे हैं कि वो न्यूमेरिक है या नहीं। अब चूंकि डेटा हमारा ऑलरेडी न्यूमेरिक हो चुका है, लेकिन मैं अभी इसको डीएफ से उठा रही हूँ, मैंने न्यू डेटा का नहीं यूज किया, न्यू डीएफ को। तो वहां पर मैंने ये फॉर का लूप लगाकर मैंने देखा है कि अगर जो एलिमेंट उसका आ रहा है वो न्यूमेरिक है उसकी टाइप, तो यहाँ पर मैंने एक डमी वेरिएबल क्रिएट किया सी के नाम से, इसमें प्लस कर दो और एलिमेंट को एवरेज के अंदर ऐड कर दो। ये डमी जो है ये काउंट है, एक्चुअली ये वेरिएबल सी काउंट कर रहा है, और एवरेज जो है वो सब वैल्यूज को एक्यूमुलेट कर रहा है। जब फॉर लूप मुकम्मल होगा तो यहाँ पर ये एवरेज डिवाइडेड बाय सी हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी एवरेज की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये एक न्यू तरीका है कार्य लिखने का, आप इसको एवरेज इक्वल्स टू एवरेज डिवाइडेड बाय सी भी कर सकते हैं, और अगर आप इस शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये तब भी वैल्यू को एवरेज को डिवाइड करेगा सी से और उसको एवरेज के अंदर स्टोर कर देगा। और इसके बाद सिंपल यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और यहाँ पर मैं सिंपल वही डीएफ रिप्लेस का फंक्शन यूज कर रही हूँ। देखिए, मैं डीएफ के फ्रेमवर्क के साथ, डेटा फ्रेम के साथ खेल रही हूँ, मैं न्यू डीएफ के साथ नहीं खेल रही। वो मैं आपको बताना चाह रही थी कि यहाँ से हम इस तरीके से नल वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। अच्छा, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया मैंने, टू रिप्लेस NaN को हमने एवरेज के साथ। तो अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें और डेटा फ्रेम को देखें तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ मेरी नल वैल्यूज थी वहाँ पर वैल्यूज एवरेज आउट होकर फिल हो गई हैं, 78.5, 78.5।